हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स कैंपस की तरफ से मैं मैथ्स की फैकल्टी लेने के लिए यहाँ पर हूँ। और आज हम मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, परसेंटेज, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इनिशियल टॉपिक है और सबसे बेसिक टॉपिक है। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि परसेंटेज का ओवरव्यू क्या होता है। तो परसेंटेज के बारे में यदि बात करी जाए तो परसेंटेज का सिंबल हमारे पास बेटा इस प्रकार परसेंटेज इससे डिनोट किया जाता है। परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1/100 होता है। और हम पूरे परसेंटेज को रेशो मेथड के थ्रू करेंगे। रेशो मेथड किस तरीके से वर्क करता है उसके लिए हम आगे ओवरव्यू देते रहेंगे, तो आगे ध्यान से क्वेश्चंस को हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस बाय। एक नंबर है जो पहले की 25% बढ़ाया गया, अगर उसी नंबर पे मुझे कम बैक आना है, वापस उसी नंबर को वहां पर लेकर के आना है, तो उस नंबर को हमें कितना रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर सवाल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें परसेंटेज में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर 25% दिया गया है। 25% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे 1/4। तो यहाँ पर जो हमने 1/4 ब्रेक किया है, वो ब्रेक करने के बाद ये वाली जो होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर हमें जो भी रिजल्ट दिया गया है वो मानते हैं, वही होता है। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो 4 था, जो 4 से कितना हो गया है, 5 हो गया है। अब वो वापस 5 से 4 पे आना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 5 से 4 पे आना चाहेगा तो नंबर को एक रिड्यूस करेगा। कितने पे रिड्यूस करेगा, 5 पे, तो 1/5। और 1/5 को अगर हम 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। यानी कि उस नंबर को वापस ओरिजिनल उसी नंबर को लाने के लिए हमें उसको 20% से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो हम जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे और बहुत ही इजी और अच्छे मेथड से हम ये सवालों को करते जाएंगे। तो अभी आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में आप आराम से देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 25%, by what percent must a consumer reduce the consumption of sugar so as not to increase the expenditure। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि जो शुगर है उसका प्राइस जो है 25% इंक्रीज कर दिया गया है। तो 25% दोबारा से वही, अगर इसको हम फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये होगा 1/4। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस था वो 25% इंक्रीज हुआ है। यानी कि प्राइस जो है 4 से कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है। अब कंजप्शन हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर के बारे में पता है। उसने ये बोला है कि एक्सपेंडिचर दोनों कंडीशंस में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, यानी प्राइस बढ़ने के पहले भी और प्राइस बढ़ने के बाद भी। अगर इसका एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में सेम होगा, यहाँ पर अगर इसका एक्सपेंडिचर सेम होगा, तो ये बात हमें ध्यान रखने वाली है कि एक्सपेंडिचर सेम होने के बाद प्राइस और कंजप्शन के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर कंजप्शन में 5 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख भी सकते हैं कि 5 4 जा 20, कोई चीज है, शुगर है, उसका प्राइस 4 रुपीज की पर केजी है, 5 केजी शुगर खरीदी जा रही है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20 का हो गया। और यहाँ पर 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 5 रुपीज उसका प्राइस हो गया, 4 केजी वो खरीदी जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हो गया, सेम हो गया। तो हमें यही कंडीशन तो दी गई थी क्वेश्चन के अंदर कि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से हमें ये बात समझ आ रही है कि जब कभी भी एक्सपेंडिचर सेम होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो प्राइस और कंजप्शन के बीच में हमेशा ही इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या उसने कि कंजप्शन ऑफ शुगर रिड्यूस करनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा और कंजप्शन रिड्यूस ही होगा जब तो एक्सपेंडिचर सेम होगा। तो यानी इसका मतलब कंजप्शन पहले 5 था, अब कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंजप्शन जो है वो 1 घट गई। 1 किस पे घटी है, 5 पे। तो 1/5 गुणा में 100। तुम्हारा उत्तर आ गया यहाँ से 20%। इस सवाल का भी आंसर हो गया
20%। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही बेसिक सवाल है, ठीक है, और बड़ा ही परसेंटेज का सबसे बेसिक सवाल यही है जिसकी आज हमने शुरुआत करी है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर भी हमारे पास कितना हो गया, 20% हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर यह बोला गया है द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 40 रुपीज पर केजी टू 50 रुपीज पर केजी। यानी क्या परसेंटेज ना दे करके आपको यह कहा गया है कि जो राइस का प्राइस है वो सीधे 40 रुपए से 50 रुपए हो गया। इफ देयर वॉज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना चाहते परिवार, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कंजप्शन ऑफ राइस इन दैट फैमिली। इसमें हमें कंजप्शन ऑफ राइस जो कितनी रिड्यूस करी वो हमें बताना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस राइस का बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर हमको सेम रखना है तो हमें कहीं ना कहीं इसका जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर तो और अच्छी बात है कि परसेंटेज में ब्रेक, फ्रैक्शन में ब्रेक भी नहीं करना बिल्कुल भी। 40 to 50 हो रहा है, प्राइस दिया हुआ है 40 to 50, यानी कि जो प्राइस है वो पहले कितना था, 40 था, और अब कितना है, 50 है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें सारे के सारे सवालों के आंसर परसेंटेज में दिए हैं, तो हम इसकी रेशो भी निकाल सकते हैं। तो इसकी रेशो आ जाएगी 4 और 5 की। कंजप्शन हमें नहीं पता, एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमको सेम रखना है। फिर दोबारा वही कंडीशन लगेगी, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि अभी भी मैंने ये बात बताई आपको कि प्राइस और कंजप्शन के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है यदि हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो तो यहाँ पर भी दोबारा वही बात कि कंजप्शन जो है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखो दोनों का 20-20 बन रहा है, अब यहाँ पे कंजप्शन 5 से 4 हो गया, यानी इसका मतलब है कि एक घटा है 5 पे और गुणा में कितना आ गया हमारे पास, 20% आ गया, 20% आ गया। तो देखिए कितना आसान सवाल है और हमने कितने आसान तरीके से इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके कर दिया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल है, बट लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा लॉजिकली सोचने वाले हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें यहाँ ये बताया गया है द प्राइस ऑफ कमोडिटी दिस इंक्रीज बाय 20%, जिसकी जगह हैज हो सकता है, ठीक है। बस मेन ये है कि कमोडिटी कोई भी चीज है उसका प्राइस जो है 20% बढ़ाया गया, प्राइस जो है 20% इंक्रीज किया गया, ड्यू टू विच ए कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन। अब की बार कंज्यूमर ने जो है अपनी कंजप्शन भी घटा दी है। कंजप्शन कितनी कर दी है बेटा, 10% कर दी है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। तो ये पूछ रहा है कि जो कंज्यूमर है उसका एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही सब चीजें हमारी चलेगी। 3 चीजें हैं यहाँ पे, प्राइस है और एक कंजप्शन है और तीसरा बेटा एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर प्राइस जो है 20% इंक्रीज हुआ है। अब 20% को आप अगर फ्रैक्शन में ब्रेक करते हो तो 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि प्राइस जो है 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है जी। प्राइस कितना हो गया, 5 से लेकर के 6 हो गया। ड्यू टू विच ए कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन बाय 10%, कंजप्शन जो है 10% रिड्यूस कर दी। 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन, यानी जो उसकी कंजप्शन 10 की थी वो अब कंजप्शन कितने की हो गई है, 9 की हो गई है। अब कंजप्शन कितने की हो गई है, 9 की हो गई है। तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखा जाए दोनों ही केसेस में, तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 10 5 जा 50, और अब एक्सपेंडिचर कितना है, 9 6 जा 54। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है 50 से 54 हो गया, 54 हो गया, यानी 4 का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। 4 का एक्सपेंडिचर किस पे बढ़ा है, 50 पे, यानी 4/50 इंटू 100, यहां से कटेगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8% कंजप्शन इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 8% इंक्रीज, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी क्वेश्चन में इसी प्रकार से थोड़ा ट्विस्ट डाला गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, जो प्राइस है राइस का वो 25% बढ़ाया गया। मिस्टर शर्मा अलाउड एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द एक्सपेंडिचर ऑन राइस इन हिज हाउस। मिस्टर शर्मा जो है अपने घर के अंदर 5% एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देते हैं।
तो प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो उसके कंजप्शन पे क्या फर्क आया इसके बारे में वो बात करता है। तो यहाँ पर भी वही सब चीजें हमारे सामने चलेगी। 3 चीजें हैं, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, ये 3 चीजें हमें दी गई है। अब यहाँ पे प्राइस जो है 25% इंक्रीज किया जा रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि प्राइस जो है 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मिस्टर शर्मा एंड अलाउड एन इंक्रीज, एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज है, 5% का। इस 5% का मतलब होता है फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 1/20, यानी एक्सपेंडिचर जो है 20 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 21 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20 से लेकर के 21 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि पहले वो 4 रुपए के हिसाब, 4 रुपए पर केजी कोई चीज खरीद रहा था और टोटल 20 रुपए खर्च कर रहा है। अगर वो टोटल 20 रुपए खर्च कर रहा है और प्राइस जो है 4 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है कंजप्शन कितना होगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 का होगा, जब ये ऐसी बात बन पाएगी। यहां पर भी इसी प्रकार से टोटल 21 का एक्सपेंडिचर है, 5 रुपए के हिसाब से वो कोई चीज खरीद रहा है, तो कंजप्शन कितना होगा, 21/5, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.2। तो अब यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे हैं कि कंजप्शन जो है 5 से कितना हो गया, 4.2 हो गया। तो कंजप्शन डिक्रीज हुआ है, पहली बात। तो अगर कंजप्शन डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज वाला ऑप्शन पहले कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब कितना डिक्रीज हुआ है, हमारे पास डिक्रीज हुआ है 0.8 माइनस करने के बाद, और अपॉन में 5 इस पे डिक्रीज हुआ है, और इनटू में 100 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। तो इसका मतलब हमारा 16% इंक्रीज हुआ है, तो सॉरी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 16% डिक्रीज हुआ है। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी हमने कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत ही इनिशियल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है इस क्वेश्चन में, द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 16:2/3%, by what percent should the length be increased for the area of rectangle remains unchanged। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो प्राइस के क्वेश्चंस आ रहे थे उससे हटके अभी रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया है, जहां पर एरिया के बारे में बात करी जाएगी। तो एरिया आपको मालूम होना चाहिए, एरिया जो है रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होता है, और एक इसमें एरिया होता है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो रिड्यूस हुई है। रिड्यूस का मतलब कम होना, कितना, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 1/6। कितना आएगा, 1/6। बड़ा इजी सा है, 16:2/3% है। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में ब्रेक करना तो बहुत आसान है, 16 3 48, 48 और 2 50, ऊपर 3 नीचे, परसेंट हटके नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये कट के ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन का चार्ट भी होता है, देखा भी होगा काफी बच्चों ने। तो यहाँ पर 16 सही 2/3%, 1/6 होता है। ये धीरे धीरे करके आपको, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि इसको याद कर लिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पुट करते जाओगे, क्वेश्चंस करते जाओगे, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। जिस प्रकार से चलता है, टेबल्स याद होती है, स्क्वायर्स याद होते हैं, क्यूब्स याद होते हैं, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चंस करोगे, पुट करते रहोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो 16 सही 2/3%, 1/6, यानी कि पहले उसकी ब्रेड्थ कितनी थी, 6 थी, जो घटके कितनी हो गई, एक घटके कितना हो गया, 5 हो गया। एक घटके कितना हो गया, 5 हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि एरिया जो है वो क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो यहां पर भी एरिया वही होगा जो यहां पर एरिया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एरिया सेम होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में इनवर्स का रिलेशन होगा। यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, जब तो एरिया सेम बन पाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 पंजे 30 एरिया बन गया, और 6 5 30 यहाँ पे एरिया बन गया। यानी कहने की बात यही है कि जब कभी भी एरिया सेम होता है तो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में परसेंटेज के अंदर इनवर्स का रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज की बात करी जा रही है। कहीं पे भी सवाल में ये नहीं लिखा कि एरिया बताओ या फिर लेंथ बताओ या फिर ब्रेड्थ बताओ, सिर्फ परसेंटेज के अंदर। तो ये पूरा काम रेशो में चलता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो लेंथ है पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो लेंथ जो है 1 बढ़ानी पड़ी हमें। 1 किस पे बढ़ाई है मैंने, 5 पे। तो 1/5 और गुणा में 100, यानी कि कट के आ जाएगा 20%। तो यानी कि लेंथ जो है 20% इंक्रीज हुई है। लेंथ जो है 20% हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके एरिया अनचेंज रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 6। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज रिसेंटली, ठीक है, जो शुगर का प्राइस है अभी उसको बढ़ाया गया है। मिस्टर कुमार फाउंड दैट द कंजप्शन ऑफ शुगर इन हिज हाउस हैज आल्सो गॉन अप बाय 20%। मिस्टर शर्मा ये पाते हैं कि जो कंजप्शन है उसके घर के अंदर शुगर का वो कितना बढ़ गया है, वो 20% बढ़ गया है कंजप्शन। एंड सो हिज ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैड इंक्रीज बाय 50%। जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना है, 50% है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना है, 50% भी बढ़ गया है। तो यानी कि कंजप्शन भी बढ़ गया और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो इस सवाल के अंदर 50% का मतलब होता है 1/2, फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5 इन फ्रैक्शन। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। अब की बार ये पूछा गया हमारे पास प्राइस ऑफ शुगर में कितना इंक्रीज करा गया है। तो यहाँ पर प्राइस को एज इट इज रखेंगे, कंजप्शन है और एक्सपेंडिचर है, तीन चीजें हमें दी गई है। अब यहाँ पर सवाल में पहले ये बोला कि कंजप्शन ऑफ शुगर जो है 20% बढ़ाई गई है, यानी कंजप्शन 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। कंजप्शन 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। अब 5 से 6 उसकी कंजप्शन हुई है और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि पहले कंजप्शन कितना था, एक्सपेंडिचर 2 का था, सॉरी कंजप्शन नहीं एक्सपेंडिचर, और अब एक्सपेंडिचर कितने का है, 3 का है। अब एक्सपेंडिचर कितने का है, 3 का है। तो इस सवाल के अंदर अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। हमें चाहिए प्राइस, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये पूरा काम जो रेशो के अंदर होता है, ये पूरा काम किस में होता है, रेशो में होता है। तो हम यहाँ पर 2 की जगह पे 20 मान सकते हैं और इसको 30 मान सकते हैं, रेशो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर 20 का है और 5 किलो कोई चीज खरीदी जा रही है तो उसका प्राइस कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर अगर 30 का है और चीज कितनी खरीदी जा रही है, सामान 6 खरीदा जा रहा है, ठीक है, तो उसका प्राइस कितना होगा, 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 5 होगा। यानी कि प्राइस में कितना डिफरेंस आया होगा, 4 से 5 हुआ होगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो यानी हमें पता चल गया कि प्राइस जो है उसका बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 1, किस पे बढ़ाया गया, 4 पे। तो 1/4 इंटू में 100, हमारा आंसर आ जाएगा 25%। 25%, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें आंसर आ गया, 25% प्राइस बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही लॉजिकल सवाल था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के हम इस सवाल को 10 सेकंड के अंदर कैसे इस सवाल को करते हैं, कितनी जल्दी हम इसको कर पाते हैं, वो देखने वाली बात है। सबसे पहले ये है कि एक थिएटर के अंदर द कॉस्ट ऑफ टिकट वाज इंक्रीज बाय 40%, यानी कि टिकट का कॉस्ट जो है कितना बढ़ गया है, 40% इंक्रीज कर दिया गया है, प्राइस 40% इंक्रीज किया गया है। दिस रिजल्टेड इन 30% डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर। प्राइस बढ़ने की वजह से जो उसके विजिटर हैं, विजिटर्स कितने हो गए, 30% डिक्रीज हो गए, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द थिएटर वॉज, तो इनकम जो थिएटर की इनकम है उसमें परसेंटेज के अनुसार कितना चेंज आया है, ये हमको इस सवाल में बताना है। तो बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। तो सबसे पहले इसमें प्राइस ऑफ टिकट है, प्राइस ऑफ टिकट के बाद क्या है, नंबर ऑफ विजिटर है, नंबर ऑफ विजिटर, ठीक है। उसके बाद अलावा इसकी इनकम है थिएटर की, तो 3 चीजें इसके अंदर है। तो इस सवाल के अंदर प्राइस जो है 40% बढ़ गया टिकट का। 40% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 2/5, 2/5, यानी पहले प्राइस टिकट का 5 था, अब प्राइस टिकट का कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि नंबर ऑफ विजिटर जो है 30% कम हो गए। अब 30% का फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10, यानी इसका मतलब ये है कि पहले विजिटर 10 थे, 10 में से 3 घट गए, तो कितने विजिटर हो गए, अब 7 हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 रुपए की टिकट है, 10 विजिटर आ रहे हैं, तो उसकी इनकम पहले कितनी थी, 50 थी, 10 पंजे 50। अब जो है 7 रुपए का उसका प्राइस है और नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं, 7 है, तो उसकी इनकम कितनी है, 49 है। तो ओवरऑल इसकी इनकम जो है 1 घट गई, ओवरऑल उसकी इनकम क्या हो गई, 1 घट गई। 1 घटी है कितने पे, 1 घटी है 50 पे, क्योंकि पहले 50 थी। तो 1/50 का मतलब क्या होता है, 2% डिक्रीज, 2% डिक्रीज, क्योंकि 1/50 का मतलब यही तो होता है। अगर इसको गुणा 100 से भी कर लोगे तभी भी वही बात पड़ेगी। तो कुछ फ्रैक्शंस हमको याद होने चाहिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ताकि हम जल्दी से जल्दी सवाल को कर पाए। तो इसका आंसर होगा 2% डिक्रीज। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है, ध्यान से देखेंगे।
इन अ सर्कस द प्राइस ऑफ टिकट वाज इंक्रीज बाय 40%। जो टिकट का प्राइस है वो कितना बढ़ गया है, 40% बढ़ गया है। ये दिख रहा है, 40% बढ़ गया है यहाँ पर। तो अगर 40% बढ़ा है तो 40% का मतलब होता है 2/5। डिस्पाइट ऑफ दैट द इनकम इंक्रीज बाय जस्ट 5%। प्राइस ऑफ टिकट बढ़ने के बाद उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, टोटल इनकम बढ़ गई उसकी 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी प्राइस भी बढ़ा और उसकी इनकम भी बढ़ गई। तो ये पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑडियंस विजिटर, एक ही बात है। तो उसके ऑडियंस जो वहां पे विजिट करने वाले लोग थे वो कितने बढ़े या घटे वो बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले डिक्रीज हुआ है, घटने के बारे में बात हो रही है, बस खाली तो घटा ही होगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्राइस से, ठीक है, ऑडियंस और एक उसकी इनकम से। तो प्राइस जो है 40% इंक्रीज हुआ है, यानी प्राइस पहले 5 था, अब प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया। डिस्पाइट ऑफ दैट द इनकम इंक्रीज बाय जस्ट 5%। इनकम कितनी बढ़ी है, 5% बढ़ी है, यानी पहले उसकी इनकम 20 थी, अब उसकी इनकम कितनी हो गई है, 21 हो गई। अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 21 हो गई है। अगर वो 20 रुपए की इनकम करता होगा और एक टिकट का दाम 5 रुपए होगा तो ऑडियंस कितने होंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर इनकम उसकी 21 रुपए है और 7 रुपए एक टिकट का दाम है तो उसके ऑडियंस कितने होंगे, 3 होंगे। 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ऑडियंस 4 से कितने हो गए, 3 हो गए। ऑडियंस कितने हो गए, 4 से 3 हो गए। इसका मतलब यह कि ऑडियंस एक घटा है, कितने पे घटा है, 4 पे घटा है। तो 1/4 गुना 100, यानी कि आंसर आ गया 25%, यानी कि ऑडियंस 25% डिक्रीज हुए हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सवाल को कर लिया रेशो मेथड से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। तो द प्राइस ऑफ टिकट टू एन अब्यूज्ड पार्क है, ये पार्क की जगह पे इसको पार्क कर लेंगे, वॉज इंक्रीज फ्रॉम 35 to 50, यानी कि पहले प्राइस कितना था, 35 था। अब क्या, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले प्राइस 35 था, अब 35 से कितना हो गया, प्राइस 50 हो गया। और आसान काम हो गया। इसकी रेशो बना लेंगे 7 और 10, क्योंकि हमें रेशो में काम करना है, हमें प्राइस से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इधर परसेंटेज में पूछा हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। बाय देयर वाज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क। अब ये कहता है कि अम्यूजमेंट पार्क की इनकम में कोई चेंज नहीं आया, जो इनकम यहां पर थी वही इनकम यहां पर है। What effect did the increase in ticket price have on the number of visitors to this amusement park? अब ये कह रहा है कि अगर इनकम उसकी सेम है तो जो नंबर ऑफ विजिटर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, नंबर ऑफ विजिटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे अगर सवाल में समझा जाए तो अगर इनकम सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, तभी ये सेम हो पाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ विजिटर जो है कितने हो गए, 10 से कितने हो गए, 7 हो गए। 10 से कितने हो गए, 7 हो गए। देखिए अगर ये 10 से 7 हो गए तो ये 3 घट गए, कितने पे घटे हैं, 10 पे घटे हैं, और गुणा में कितना है, 100 है। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 30% आ गया, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑडियंस है वो 30% क्या हुए, डिक्रीज हुए हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये पहले, और अभी भी ये एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आता रहता है सवाल। तो यहां पर ये देखेंगे, द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस बाय 20%, यानी कि व्हीट का प्राइस, गेहूं का प्राइस जो है 20% क्या हुआ, घटाया गया। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ व्हीट कैन नाउ बी बोट फॉर द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 40 किलोग्राम ऑफ व्हीट अर्लियर। ये कहता है कि अब जो है कितना गेहूं वो खरीद पाएगा, व्हीट खरीद पाएगा उतने ही पैसे से जितने में वो पहले 40 किलोग्राम खरीद लेता था, जितने में वो पहले 40 किलोग्राम व्हीट खरीद लेता, दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 40 किलोग्राम ऑफ व्हीट अर्लियर। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 40 किलोग्राम ऑफ व्हीट पहले खरीद रहा है वो अर्लियर, यानी पहले कितना खरीद रहा है, 40 किलोग्राम। ठीक है, और प्राइस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, प्राइस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यानी कि जो प्राइस है वो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी प्राइस जो है पहले 5 था, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ व्हीट नाउ कैन बी बॉट फॉर द मनी। अब यहां पर ये वाली बात समझने वाली है कि पैसा उतना ही खर्च कर रहा है,
पैसा उतना ही खर्च कर रहा है, चाहे इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, क्योंकि सेम मनी खर्च कर रहा है। तो यानी इसका मतलब कंजप्शन और जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर जो है क्या इसका सेम है दोनों केसेस में। अगर इसका एक्सपेंडिचर सेम है, अगर इसका एक्सपेंडिचर सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर ये भी 20 बन गया और यहाँ पे कितना बन गया, 20 बन गया। तो ये मैंने पूरा रेशो के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ये बोलता है कि पहले जो है वो कितना, इस पैसे में कितना खरीदता था, वो 40 किलो खरीदता था। तो ये 4 ना होकर के कितना है, 40 है। ये 4 ना होकर के कितना है, 40 किलो है। अगर ये 4 ना होकर के 40 किलो है तो इसका मतलब इसका 10 गुना है। तो अब जो है ये रेशो के अंदर ये भी बढ़ जाएगा, 5 गुना 10 यानी कि 50 किलो। यानी पहले वो 40 किलो खरीदता था, तो अब वो कितना खरीदता है, 50 किलो। अब वो कितना खरीदता है, 50 किलो। तो हमारा उत्तर हो गया इसमें 50 केजी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इससे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, कि प्राइस ऑफ वीट जो रिड्यूस किया है 20% के हिसाब से। यानी पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो जो किलोग्राम में वीट जो खरीद रहा है, वो जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था उतना ही पैसा वो बाद में खर्च कर रहा है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो इसका मतलब प्राइस और कंजप्शन में इनवर्स रिलेशन होगा। तो यानी कि इसमें इनवर्स रिलेशन होगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। लेकिन ये 4 ना होकर के हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम। कि भाई ये 4 ना होकर के कितना है, 40 किलो हो, कि यहाँ पे 40 किलो खरीद रहा है। तो 4 गुना में 10 40 बन गया, तो ये भी गुना में 10 50 किलो। यानी अब वो कितना खरीद रहा होगा, 50 केजी। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीजेस बाय 20%। ये क्वेश्चन के अंदर दाल आ गई, दाल के दाम जो 20% बढ़ गए 1/5। हमें इससे मतलब नहीं है कि दाल है कि गेहूं है कि चावल है, ठीक है। हमें इस चीज से मतलब है कि हो क्या रहा है। पल्स का दाम जो है 20% बढ़ गया, पल्स का दाम 20% बढ़ गया, यानी प्राइस जो है 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। पहली चीज, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ पल्सेस कैन नाउ बी bought for the money that was sufficient to buy 84 किलोग्राम ऑफ पल्सेस अर्लियर। इस क्वेश्चन में वही बात बोली गई है कि जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था उतना ही पैसा जो है दूसरे केस में खर्च कर रहा है। अगर दोनों केसेस में पैसा सेम खर्च कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही केसेस में इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका एक्सपेंडिचर सेम होगा तो यहाँ पे कंजप्शन के और प्राइस में रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा। यानी यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का एक्सपेंडिचर सेम बन गया, यही तो उसने बोला था, ठीक है। लेकिन ये कंजप्शन 6 ना होकर के पहले बोल तो रहा है दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 84 किलोग्राम पल्सेस अर्लियर। पहले वो कितने खरीदता था, 84 किलोग्राम दाल खरीदता था, 84 किलोग्राम दाल खरीदता था। ये 6 ना होकर के कितना है, 84 है। 6 ना होकर के कितना है, ये 84 है। तो ये 6 84 है, तो ये कितना गुना है इसका, 6 कम 6 और 14, कितना है इसका, 14 गुना। अगर ये इसका 14 टाइम है तो ये भी इसका 14 टाइम होगा। तो यानी कि अब कितनी खरीद रहा है वो, 70 किलो दाल खरीद रहा है। अब कितनी खरीद रहा है वो, 70 किलो दाल खरीद रहा है। देखिए 10 सेकंड के अंदर हमने इस सवाल को कितनी जल्दी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशंस को समझने की आवश्यकता है, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम। अब की बार यहाँ पे प्राइस पूछा गया, द प्राइस ऑफ ओट्स रिड्यूस बाय 25%। ओट्स का प्राइस जो है वो 20% क्या हुआ है, 25% घटाया गया है। तो यानी कि प्राइस जो है 25% घटाया गया। 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/4। यानी प्राइस जो है पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब जो है ड्यू टू दिस, इस कारणवश एक ग्रोसर जो है परचेजेस 5 किलोग्राम ऑफ ओट्स फॉर मोर रुपीज 1200। जो खरीदने वाला दुकानदार है वो 5 किलोग्राम ओट्स ज्यादा खरीद लेता है 1200 रुपए के। 5 किलोग्राम ओट्स ज्यादा खरीद लेता है कितने के, 1200 रुपए के। वट वॉज द ओल्ड प्राइस ऑफ ओट्स पर केजी, वट वॉज द ओल्ड प्राइस ऑफ ओट्स पर केजी। तो हमें ये बताना है कि ओल्ड प्राइस ओट्स का पर केजी क्या था। यानी इसका मतलब ये है कि 1200 रुपए खर्च कर रहा है वो दोनों केसेस में।
यानी कि यहाँ पर भी 1200 रुपये खर्च कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे भी वो 1200 रुपये खर्च कर रहा है। तो अगर ये इस प्रकार का यहाँ पर हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कंजप्शन में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। कंजप्शन में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ध्यान से देखेंगे कैसे इनवर्स रिलेशन होगा। यहाँ पे ये 3 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे ये कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना क्या कर रहा है वो, ये बोला हुआ है कि ग्रोसर जो है 5 किलोग्राम ओट्स ज्यादा खरीद लेता है 1200 रुपए के, यानी कि 1200 रुपए का एक्सपेंडिचर हम लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पर जो है 5 किलोग्राम ओट्स ज्यादा खरीदता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है पहले की कंजप्शन और अब की कंजप्शन में डिफरेंस कितने का आ रहा है, रेशो में 1 का आ रहा है। रेशो में कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। लेकिन हमें सवाल में कितना दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ है। यही तो बोला हुआ है कि भाई 5 किलो ज्यादा खरीदता है, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 किलोग्राम है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो 20 किलो खरीदता है 5 से गुना करके, और यहाँ पर वो कितना खरीदता है, यहाँ पर वो खरीदता है 5 से गुना करके 15 किलो। तभी तो देखो डिफरेंस 5 का बन गया, 5 किलो का। अब यानी कि पहले वाले केस में 15 किलो ओट्स खरीदता है, दूसरे वाले केस में 20 किलो ओट्स खरीदता है। अब पूछा क्या आपसे, व्हाट वाज द ओल्ड प्राइस ऑफ ओट्स पर किलोग्राम। ओल्ड प्राइस पूछा है ओट्स का पर किलोग्राम में। तो पहले कितने रुपए खर्च करता था वो, 1200 रुपए। अभी भी कितने करता है, 1200 ही करता है। 15 किलो ओट्स वो खरीद रहा है, 15 किलो वो ओट्स खरीद रहा है, और टोटल खर्चा उसका कितने का है, 1200 का है। तो 1 किलो का दाम कैसे कितना होगा, तो 1200 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 15 से। 1200 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 15 से। जैसे ही 15 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 80 रुपीज। ये हो गया हमारा सवाल। अगर इसमें न्यू प्राइस पूछा होता तो 1200 को हमें 20 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो हमें इसमें ओल्ड प्राइस पूछा था, तो हमने बड़े ही आसान तरीके से इस सवाल को कर लिया। दोबारा से ये सवाल बता देता हूं, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन चल रहा है, एक ही कंसेप्ट है। प्राइस 4 से 3 हो गया, एक्सपेंडिचर पहले ही 1200 खर्च कर रहा है, और अभी भी कितना कर रहा है वो, 1200 रुपए खर्च कर रहा है। दोनों ही केसेस में 1200 खर्च कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में 1200 खर्च कर रहा है। कंजप्शन के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा प्राइस और कंजप्शन का, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअल में कितने का है, 1 का है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, 5 का। तो यानी इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो पहले वो कितना खरीदता था, 3 गुना 5 15 किलो। अब कितना खरीदता है, 4 गुना 5 20 किलो। अब 15 किलो वो ओट्स खरीदता है, खर्च कितने कर रहा है, 1200 रुपए। ओल्ड का पूछा हमसे, तो भाई 1200 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 80 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही आसान तरीके से 10 सेकंड के अंदर हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर ये मसूर की दाल, लेंटिल्स का मतलब मसूर की दाल होता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो जो लेंटिल्स है उसका दाम जो 20% क्या हो गया, इंक्रीज किया। उसका दाम जो है 20% इंक्रीज किया गया। अगर उसका दाम 20% इंक्रीज किया गया है तो इसका मतलब ये कि प्राइस जो है 20% का मतलब होता है 1/5, यानी प्राइस 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। फिर कहा एक आदमी जो है 2 किलोग्राम मसूर की दाल कम खरीदता है 1200 रुपए की। अब की बार कम कर दिया, ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ेगा, खर्चा वो उतना ही करना चाहता है। यहाँ भी 1200 रुपए का खर्च करना चाहता है और यहाँ भी 1200 रुपए का खर्च करना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है दाल कम ही खरीदेगा, प्राइस तो बढ़ रहे हैं क्योंकि। तो यहाँ पर जो है दोबारा से वही इनवर्स रिलेशन बनेगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 और 5 आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का है, लेकिन 1 यूनिट का डिफरेंस ना होकर के कितने का है, ये 2 किलो का है, कि ये भाई 2 किलो कम है। अब यहाँ पर पहले कितनी दाल खरीदता होगा वो, भाई 6 दूनी 12, पहले 12 किलो दाल खरीदता था। अब कितनी खरीदता है, 5 को 2 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलो। कितना आ जाएगा, 10 किलो। तो यहाँ पर अब ये देखेंगे कि 1200 रुपए वो खर्च करता है। अब क्या पूछा, क्या हमसे, व्हाट वाज द ओल्ड प्राइस ऑफ अरर। ओल्ड प्राइस का पूछा होता, ओल्ड के बारे में बात कर रहा है। 1200 रुपए वो खर्च कर रहा है, 12 किलो वो दाल खरीद रहा है, तो 1 किलो का दाम निकालना है। तो बेटा 1200 बटे में 12 आ गया, और हमारे पास उत्तर आ गया 100 रुपीज पर केजी। तो ये लो, बी ऑप्शन इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। अगर बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही था। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भाई द प्राइस ऑफ एग्स
इज रिड्यूस्ड बाय 25। यहाँ पर दोबारा प्राइस ऑफ एक्स को जो है 25% घटाया गया, यानी कि 1/4, यानी जो प्राइस है वो कितना हो गया, 4 से 3 हो गया, पहली चीज तो। ठीक है, अ पर्सन कैन नाउ अबाउट 2x मोर फॉर ₹1, 1 रुपये खर्च करता है और 2 अंडे ज्यादा खरीद लेता है वो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितने का है, 1 का है, और यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कितने का है, 1 का है। एक्सपेंडिचर कितने का है, 1 का, 1 रुपये का यहाँ पे और 1 रुपये का यहाँ पर है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कंजप्शन का भी, प्राइस और कंजप्शन का रिलेशन उल्टा होगा, इनवर्स होगा। तो यहाँ 3 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। यहाँ कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर वो 2x ज्यादा खरीद लेता है, 2x मोर खरीदता है, यानी कहीं ना कहीं जो इसका डिफरेंस है 3 और 4, 1 का डिफरेंस, वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, 2x के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी एक्स कैन ही बाय फॉर ₹1 एट द रिड्यूस्ड प्राइस, यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि प्राइस घटाने के बाद 1 रुपए के वो कितने अंडे खरीदता। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर 1 का, यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, 1 का यहाँ पर है, 1 का यहाँ पर है, तो इस 1 रुपए में कितने अंडे खरीदता होगा, 8। ये आ गया आंसर, सी ऑप्शन 8। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, रेशो मेथड भी है, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, रेक्टेंगल की लेंथ को जो है 30% बढ़ाया गया है, एंड इट ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 15%, उसकी ब्रेड्थ को 15% डिक्रीज किया गया। अगर ब्रेड्थ को 15% डिक्रीज किया गया यानी कि ये बढ़ाया गया और ये क्या किया गया, कम किया गया, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, तो इसके परसेंटेज में जो है वो सॉरी एरिया में इसका क्या चेंज आया होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले केस का मतलब होता है 30% का मतलब होता है 3/10, और 15% का मतलब ये होता है 3/20, 15/100 यानी कि 3/20, यानी लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। यानी पहले उसकी लेंथ कितनी थी, 10 थी, अब लेंथ कितनी हो गई, 3/13 हो गई है। दूसरे वाले केस में पहले उसकी ब्रेड्थ कितनी थी, 20 थी, जो घट गई अब कितनी हो गई है, 20 में से 3 गया 17। तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो 20 इंटू में 10 यानी कि 200, और 17 को 13 से गुना करेंगे, 17 को 13 से गुना करेंगे तो 17 को 13 से गुना करना बहुत आसान है, 17 गुना 10 कीजिए 170, और 17 को 3 से गुना कीजिए 51, 170 और 51 हो गया 221, कितना हो जाएगा, 221 हो गया। यानी पहले एरिया 200 था और अब जो है एरिया निकल के कितना आ रहा है, 221 आ रहा है। तो एरिया कितना बढ़ गया भाई, 21 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 200 पे बढ़ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10.5% इंक्रीज, 10.5% इंक्रीज। ठीक है, ये यहाँ पर इंक्रीज कर लेना है सारा, यहाँ पे ये इंक्रीज होगा। ठीक है, 10.5% इंक्रीज होगा ये एरिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये सवाल भी बहुत ही आसान था, और भी तरीकों से इस सवाल को कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से, डिक्रीज कैसे हो सकता है भाई, लेंथ भी बढ़ रही है। ठीक है, और ये लेंथ कितनी बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है, डिक्रीज ये कितना डिक्रीज हो रहा है, 15% डिक्रीज हो रहा है। तो भाई ये बढ़ने वाली चीज ज्यादा है और घटने वाली चीज कम है, तो एरिया कैसे कम हो सकता है, एरिया तो बढ़ेगा ही। ठीक है, इसलिए 10.5% इंक्रीज होगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 में लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20%। ये बोला गया कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी बढ़ा दी गई है, वो बढ़ा दी गई है 20%। बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेड्थ बी इंक्रीज सो दैट इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय 44%। ये पूछा गया कि लेंथ जो है बढ़ा के 20% कर दी। ठीक है, लेंथ बढ़ा के 20% कर दी है। अब लेंथ अगर बढ़ा के 20% कर दी है तो ब्रेड्थ जो है कितनी बढ़ाई जाए जिससे जो उसका एरिया है वो इंक्रीज होकर 44% हो जाए। तो यहाँ पर लेंथ है, ब्रेड्थ है, और तीसरी चीज हमारे पास एरिया।
तो लेंथ जो है 20% बढ़ाई गई है, लेंथ 20% बढ़ाई गई है, लेंथ 20% बढ़ाई गई है। तो लेंथ जो है 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। एरिया इंक्रीज बाय 44%, एरिया जो है उसका 44% इंक्रीज हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई एरिया पहले तो 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 144 हो गया। ठीक है जी। अगर एरिया 100 से 144 हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेड्थ निकालने की तो हम क्या करेंगे भाई, 100 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। और यहां पर ब्रेड्थ कितनी आएगी भाई, 144 को 6 से डिवाइड, 6 दूनी 12, 2 और 4 यानी कि 6 चौक 24। ठीक है जी। तो यानी उसकी ब्रेड्थ जो है 20 से कितनी हुई है, 24 करनी पड़ेगी हमको। अगर मुझे ये रेशो बनाना है तो 20 से 24 करना पड़ेगा, यानी ब्रेड्थ बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 4 कितने पे, 20 पे, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से कट के ये 5 आ गया, तो 5 4 जा 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर इसका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब क्यूबॉइड आ गया हमारे पास। एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर होगा किसी भी चीज का तो वो क्यूबिक यूनिट में होता है, वो 3 डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो क्यूबॉइड का एरिया जो है कह रहा है क्यूबॉइड में लेंथ जो है 40% बढ़ गई, ब्रेड्थ जो है 50% घट गई, एंड द हाइट वॉज इंक्रीज बाय 20%, हाइट जो है 20% बढ़ गई, हाइट जो है 20% बढ़ गई। तो इसका मतलब तो ये है कि 3 चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। ठीक है, लेंथ 40% बढ़ गई यानी कि 2/5, लेंथ 5 से कितनी हो गई, 7 हो गई। ब्रेड्थ जो है 50% घट गई यानी कि 1/2, यानी ब्रेड्थ जो है 2 थी पहले, 2 से घट के कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 में से 1 गया, 1 ही बचा। और हाइट जो वो इंक्रीज हो गई 20% यानी कि 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यानी कि हाइट जो है इसकी 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, इंक्रीज हो गई ना। अब हमें निकालना क्या है, इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, तीनों डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पे। तो यहाँ पर इसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए रेशो के हिसाब से तो इसका वॉल्यूम आएगा 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। इसका वॉल्यूम यहाँ पे कितना आएगा, अब वॉल्यूम कितना, 7 एकम 7, 7 6 42, यानी पहले वॉल्यूम 50 था, वो वॉल्यूम घट के कितना हो गया, 42 हो गया। पहली बात तो डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम, कितना डिक्रीज हुआ है, 8, कितने पे डिक्रीज हुआ है, 50 पे, और इंटू में 100, तो ये कट के 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16% डिक्रीज हुआ है, 16% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये रेशो मेथड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इससे आपकी अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी परसेंटेज आती है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो 100 मान के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, सक्सेसिव लगा के भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वहां से बहुत टिपिकल पड़ेगा ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो इस वजह से रेशो मेथड यहाँ पे सबसे बेटर है। तो इसका आंसर होगा 16% डिक्रीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, सॉरी इंक्रीज हुआ है 10%। क्यूब के बारे में सबको पता होगा, मेंसुरेशन पढ़ा होगा तो, कि क्यूब के अंदर 3 साइडें तीनों की तीनों बराबर होती है, ए और ए। यानी इसका मतलब यह है कि इसकी पहली साइड 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहली साइड जो है 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई, दूसरी भी कितनी होगी, 10 से 11 हो गई, और तीसरी भी कितनी हो गई, 10 से कितनी होगी, 11 हो गई। तो यहाँ पे 10 इंटू में 10 यानी कि 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1331। अब ये छोटी मोटी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट हम 10 की क्यूब और 11 की क्यूब भी लिख सकते थे। अब ये पता होना चाहिए कि 10 की क्यूब 1000 होती है और 11 की क्यूब 1331 होती है। अब यहाँ पे आपको एक ही 2 ही ऑप्शन में क्लैश आ रहा है, एक तो इस वाले में और एक इस वाले में, कि भाई क्योंकि यही आंसर होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा है, 331, कितने पे बढ़ा है, 1000 पे बढ़ा है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 पॉइंट ऊपर चढ़ाएंगे, 33.1% आंसर आ जाएगा, 33.1% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल था। इसमें क्यूब के बारे में पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम एक ही क्यूब होता है, इस वजह से यहाँ पे 3 चीजें लिखी जा रही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। द पर आवर वेजेस ऑफ अ पर्सन आर इंक्रीज बाय 20%, 25%, यानी कोई व्यक्ति है जो काम करता है, उसका हर घंटे का जो मजदूरी है उसको 25% बढ़ा दिया गया, उसको 25% बढ़ा दिया गया। अगर उसको 25% बढ़ाया गया है तो पर आवर वेजेस 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पर आवर वेजेस 4 था, जो बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि पहले उसे 1 घंटे के 4 रुपए मिलते थे काम करने के लिए, अब उसको 1 घंटे के 5 रुपए मिलते हैं काम करने के लिए इसके हिसाब से। तो एंड इज वर्किंग आवर आर रिड्यूस्ड बाय 25%, और उसके जो वर्किंग आवर है वो घटा दिए गए, उसके जो वर्किंग आवर वो घटा दिए गए, यानी मजदूर की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, मजदूरी बढ़ गई और उसके वर्किंग आवर घटा दिए। ऐसा इंडिया में तो होता नहीं है, किसी अदर कंट्रीज में ही हो सकता है ऐसा, तो कि भाई मजदूरी बढ़ गई और वर्किंग आवर घटा दिए भाई उसके, या उसका काम करने के घंटे घटा दिए गए। यानी पहले वो कितना घंटे काम करता था, 4 घंटे काम करता था, अब वो कितने घंटे काम करेगा, केवल 3 घंटे काम करेगा, ठीक है। यानी कि उसकी तो बढ़िया है, उसके लिए तो अच्छी बात है ये। अब इनकम के बारे में बात करते हैं। पहले केस में हर घंटे में उसे 4 रुपए मिलते थे और 4 घंटे वो काम करता था, तो टोटल उसकी इनकम कितनी थी, 16 की थी। दूसरे केस में पहले हर घंटे की मजदूरी कितनी है, 5 रुपए है, 3 घंटे वो काम करता है, यानी कि 15 इनकम हो गई। यानी कि घंटे बेशक कम किए गए हो, तनख्वाह बेशक बढ़ाई गई हो उसकी, लेकिन फिर भी उसको घाटा ही हो रहा है। पहले वो 16 रुपए कमा रहा था, अब वो कितने कमा रहा है, 15 रुपए कमा रहा है। कहता है इफ इज अर्लियर इनकम वॉज ₹9600, अगर उसकी अर्लियर इनकम यानी पहले उसकी इनकम कितनी है, 9600 है, पहले उसकी इनकम कितनी है, 9600 है, तो इसका मतलब ये 16 कितना है, 9600 है, यानी इसका कितना गुना है, 16 6 96 और 200। अगर ये इसका 600 गुना होगा तो ये भी इसका 600 टाइम्स होगा, तो 15 6 कितना आ जाएगा, 9000। तो हमसे यही तो पूछा गया। देन इज प्रेजेंट इनकम, यानी पहले उसकी इनकम 9600 थी, अब उसकी इनकम कितनी होगी, 9000 हो गई। तो हमारा आंसर बी आ गया, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था और सोचने और समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए परसेंटेज मेथड भी है, एलिगेशन भी इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन भी इसके अंदर हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 25,000, पूरे शहर की पॉपुलेशन 25,000 है, ठीक है। इफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 3%, मेल की पॉपुलेशन 3% बढ़ जाए, एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 8% और फीमेल की पॉपुलेशन 8% बढ़ जाए, देन द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, और टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, 5% बढ़ गई है। मतलब कि मेल की 3% बढ़ी है, फीमेल की 8% बढ़ी है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन 5% बढ़ी है। व्हाट वाज मेल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बिफोर द इंक्रीमेंट, तो मेल की पॉपुलेशन बतानी है इंक्रीमेंट से पहले। तो इस सवाल को परसेंटेज मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इसमें सबसे बेहतर मेथड एलिगेशन का है, ठीक है। एलिगेशन मेथड इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इजी कर देता है। उसको लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यहाँ पर आपको बता रहा हूं मैं। एक मेल है और एक फीमेल है हमारे पास, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल, यहां पर मेल दिया गया और एक फीमेल दिया गया है, ठीक है। मेल की पॉपुलेशन जो है 3% बढ़ती है, तो प्लस का 3, ठीक है। और फीमेल की पॉपुलेशन कितना बढ़ती है, 8% बढ़ती है, यहाँ पे 8% लिख लेंगे। और ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 5% बढ़ गई, इसको ऐसे बीच में लिख देंगे 5%, ठीक है। अब यह समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन है जो बड़ी है, वो हमेशा मेल और फीमेल की, इस क्वेश्चन में मेल और फीमेल के बीच की वैल्यू होगी हमेशा। जैसे 3 और 8 के बीच में 5 आ रहा है, ये हमेशा इसके बीच की वैल्यू होगी, तभी एलिगेशन लगेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो नहीं लगेगा। तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन में हम 8 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,
और 5 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ये मेल और फीमेल की पॉपुलेशन की रेशो आ गई 3:2। मेल और फीमेल की पॉपुलेशन की रेशो कितनी आ गई 3:2। अब हमसे पूछा क्या, मेल की पॉपुलेशन पूछी है बिफोर द इंक्रीमेंट, तो रेशो निकल गया। रेशो निकलने का मतलब ये 3 और 2 5, 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 25,000 के। 5 की वैल्यू कितनी हो गई 25,000। अगर 5 की वैल्यू 25,000 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 5,000 है तो इसका मतलब मेल की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 3 को 5,000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15,000। और अगर फीमेल की पूछी जाए तो 2 को 5,000 से गुना करेंगे तो 10,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा ही एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, परसेंटेज से भी हो सकता है, नो डाउट परसेंटेज से हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एलिगेशन से ज़्यादा जब बेहतर सवाल पे हो सकेगा। और एलिगेशन का ध्यान इसमें ये रखने वाली बात है कि एलिगेशन कब लगाना है, जब टोटल पॉपुलेशन इन दोनों के बीच की बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक विलेज है जिसके अंदर 600 मेल और 500 फीमेल है। पहले ही बता दिया कि 600 मेल और क्या है 500 फीमेल है। द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 3%। मेल की पॉपुलेशन 3% बढ़ गई, टोटल पॉपुलेशन 8% बढ़ गई। टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 8% बढ़ गई। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द फीमेल पॉपुलेशन इन द विलेज। तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी परसेंटेज में, ये हमको बताना है। तो इस सवाल के अंदर एक मेल है और एक बेटा यहाँ पे फीमेल हमें दिया गया। ठीक है, मेल की पॉपुलेशन जो है 3% बढ़ती है, प्लस का 3%। फिर ये कहा गया टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ रही है 8% बढ़ रही है। ठीक है जी, अगर ये 8% बढ़ रही है और रेशो तो हमको पहले से ही पता है इसकी कि मेल कितने हैं 600 है और ये कितना है फीमेल कितना है 500 है, यानी इसकी रेशो कितनी है 6 और 5 की रेशो है। 6 और 5 की रेशो है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे भाई, 8 में से मैंने 3 घटाया तभी तो ये 5 बना होगा। 8 में से 3 घटाने के बाद ही 5 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि बीच की वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की होती है, इन दोनों के बीच में होगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसा जो इससे बड़ा नंबर होगा। अब इससे कितना बड़ा होगा, 8 में 6 जोड़ दो यानी कि 14%। आंसर आ गया 14%, यानी फीमेल की पॉपुलेशन 14% बढ़ानी होगी। फीमेल की पॉपुलेशन 14% बढ़ानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हमने इनिशियल क्वेश्चन करे, पहली क्लास है हमारी, फिर आगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे, परसेंटेज में और भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन अ विलेज एवरी मैरिड मैन इज मैरिड टू एग्जैक्टली 1 वुमेन, यानी कि एक गांव के अंदर हर एक पुरुष की शादी एक औरत से होती है, यानी कि हर आदमी की एक औरत से शादी हुई है। ठीक है, ऐसा ही होता है जनरली भी। एवरी मैरिड वुमेन इज ऑल्सो मैरिड टू एग्जैक्टली 1 मैन, यानी ये तो पहली लाइन तो ऐसी बकवास लिखी हुई है कि भाई एक आदमी की एक औरत से शादी होती है और हर एक आदमी की एग्जैक्टली एक ही औरत से शादी होती है। यानी कहने की बात इतनी है केवल कि एक औरत की एक आदमी से शादी होती है। ठीक है, जैसे जनरली होता भी है। अब क्वेश्चन में आगे ये कहा गया इफ 30% ऑफ मैन आर मैरिड, यानी कि 30% मैन जो मैरिड है, 50% ऑफ वुमेन आर मैरिड, 50% वुमेन मैरिड है पूरी पॉपुलेशन में से, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द विलेज पॉपुलेशन इज मैरिड। हमको ये बताना है कि पूरी पॉपुलेशन में से मैरिड पॉपुलेशन कितनी है। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ध्यान से हम देखते हैं अब आगे। 30% ऑफ मैन है, 30% ऑफ मैन का मतलब ये है 3/10। 50% ऑफ वुमेन है, यानी इसका मतलब ये है 1/2, यानी इसका मतलब ये है कि मैन है और वुमेन है, मैन है और वुमेन है। इसका मतलब ये है कि 10 टोटल मैन है, 10 कितने हैं टोटल मैन है हमारे पास, क्योंकि हम रेशो से ही सवाल को करेंगे। तो यहां पर टोटल कितने हैं 10 मैन है,
उस 10 में से मैरिड कितने हैं? उस 10 में से मैरिड जो है वो है 3। 10 में से मैरिड कितने हैं? 3 हैं। इसी तरीके से 50% ऑफ वुमेन आर मैरिड, यानी 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी कि दो में से एक औरत मैरिड है, 2 में से एक औरत मैरिड है। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है कि हर एक मैरिड वुमेन की शादी एक मैरिड पर्सन से हो रखी है, और हर एक आदमी की शादी एक औरत से, हर एक औरत की शादी एक आदमी से हो रखी है। यानी इसका मतलब ये जो मैरिड मैन है, मैरिड मैन और मैरिड वुमेन इक्वल होंगे। भाई अगर ये मैरिड मैन 3 है तो ये भी 3 होने चाहिए, ये भी 3 होने चाहिए, तभी तो ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। इसको 3 बनाने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर रेशो में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी किससे होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वुमेन भी 3 हो गई और मैरिड मैन भी 3 हो गए। अब आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ विलेज पॉपुलेशन इज मैरिड, यानी कि वो परसेंटेज बताना है जो मैरिड पॉपुलेशन का है। तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी है? 3 और 3 6, 3 और 3 6। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो 10 में से ही 3 है ना, और ये 6 में से 3 है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10 और 6 16, 10 और 6 16। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू में 100। और ये अच्छे से आपको याद होगा, ध्यान भी होना चाहिए कि 3/8 का मतलब क्या होता है? 3/8 का मतलब होता है 37.5%, 37.5%। तो हमारा आंसर डी आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और इससे बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता, और इससे जल्दी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी हमारा एलिगेशन वाला ही क्वेश्चन है। 74% and 81% alcoholic solution are mixed to get 35 liters of and 78% alcoholic solution। ये कहता है कि 74% एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 74% अल्कोहल है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 81% अल्कोहल है, दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो कितना है? 78%, उसके अंदर अल्कोहल है। द क्वांटिटी ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिपेयर द न्यू मिक्सचर इज, ठीक है, यूज्ड टू प्रिपेयर द न्यू मिक्सचर इज, ठीक है। तो न्यू सेकंड सॉल्यूशन कितना था ये बताना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है और एक सेकंड सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन के अंदर 74% अल्कोहल है, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर 81% अल्कोहल है। दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसमें अंदर 78% अल्कोहल है। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो 81 में से 78 गया तो 3 आ गया, तो 78 में से 74 गया तो 4 आ गया। यानी कि पहले और दूसरे सॉल्यूशन का रेशो कितना है? 3:4 का है। लेकिन ये लिखा हुआ है 35 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, अल्कोहल जो 35 लीटर सॉल्यूशन बना दिया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि 7 की वैल्यू कितनी है? 35 है। 7 की वैल्यू कितनी है? 35 है। अगर 7 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। अगर 1 की वैल्यू 5 होगी तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? सेकंड सॉल्यूशन की मात्रा कितनी थी? तो सेकंड सॉल्यूशन ये वाला है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 लीटर। 20 लीटर, 20 लीटर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आता है। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 20% सॉल्ट सॉल्यूशन should be added to 60 liters of a 50% salt solution to prepare a 40% salt solution। यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 20% सॉल्ट सॉल्यूशन है, should be added to 60 liters of a 50, दूसरा इसके अंदर should be added to 60 liters of a 50% salt solution to prepare a 40% salt solution। यानी कि एक तो 20% का सॉल्ट सॉल्यूशन है, दूसरा 50% का सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर 20% और 50% के सॉल्यूशन को मिलाकर के एक नया सॉल्यूशन बनाया गया है जिसके अंदर कितना है? 40% सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब
यहाँ पर 50 में से 40 गया, यहाँ पे बन गया 10, और 40 में से 20 गया, यहाँ पे कितना आ गया 20, तो ये कट के कितना आ गया 1:2, ये कट के कितना आ गया 1:2 आ गया। अब पूछा क्या है हमसे यहाँ पे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 20% सॉल्व सॉल्यूशन, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये कितना था, शुड बी एडेड टू 60 लीटर, और ये बता दिया गया है कि ये वाला सॉल्यूशन कितना है 60 लीटर है। अगर ये 60 है तो इसका 30 गुना है, तो पहला सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 × 30 यानी कि 30 लीटर, तो हमारा आंसर आ गया 30 लीटर। तो इस प्रकार से आज हमने परसेंटेज के जो है 25 क्वेश्चन करे हैं, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे, और रेगुलरली अभी डे 1 की क्लास थी हमारे पास, और इससे आगे एडवांस लेवल पे भी परसेंटेज के क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।